हेलो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट बाल विकास के परिक्षेप्य को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के बात करेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, थर्ड यूनिट आपका 10 नंबर का यूनिट है और आपको किन किन बिंदुओं को जरूर से याद कर लेना है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर के बात करते हैं। तो विकास से अभिप्राय केवल बढ़ना ही नहीं है, अपितु विकास का जो अर्थ है वह क्या है, निरंतर जो परिवर्तन हमारे अंदर आता रहता है, निरंतर हम जो सीखते रहते हैं वो परिवर्तन क्या है, विकास है। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, अतः प्रत्येक क्षण विकास भी हमारा हो ही रहा होता है। हर लोग ने एक परिभाषा दी है। हर लोग का दोस्तों एक नंबर का प्रश्न अलग से आ सकता है कि हर लोग ने विकास के बारे में क्या कहा, हर लोग का कथन स्पष्ट कीजिए। या इस तरह से एक नंबर का प्रश्न भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। तो हर लोग का कथन जरूर से आपको याद कर लेना है। तो हर लोग के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो कि परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि विकास केवल बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है, निरंतर बढ़ता रहता है और परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। आगे देखिए, विकास चिंतन का मूल है। यह एक बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल शरीर के अंगों के विकास का प्रत्युत सामाजिक और सामयिक जो अवस्थाएं हैं उनमें होने वाले परिवर्तनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और परिभाषाओं को लेकर के। तो हेनरी सीसल विल्ड ने विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो देखिए, पहली परिभाषा क्या दी है कि विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी भी क्रिया में निहित प्रक्रिया। दूसरा बिंदु है मानव मस्तिष्क में सभ्यता की। और तीसरा बिंदु है विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण, दशाएं, वर्ग भेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये कुछ बिंदु हेनरी सीसल विल्ड ने कहे हैं जो कि विकास के बारे में हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से जेम्स ड्रेवर ने विकास की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। ये कुछ बिंदु आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है शारीरिक विकास को लेकर के। अगला जो आपका चौथा यूनिट है वो शारीरिक विकास को ही डेडिकेटेड है। तो हम शारीरिक विकास के बारे में ज़्यादा और डिटेल से चौथे यूनिट में बात करेंगे, बट जो कुछ बिंदु इस यूनिट के लिए महत्वपूर्ण है आइए उनकी हम बात करते हैं। देखिए, शारीरिक विकास से अभिप्राय आयु के अनुसार जो शरीर में स्थिति शरीर की बदलती है, शरीर का जो आकार बदलता है, अनुपात बदलता है, हड्डियां हमारी बढ़ती है निरंतर, मांसपेशियों में परिवर्तन होता है, दांत देखिए दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर दोबारा जो पक्के वाले दांत आते हैं वो आते हैं, फिर उसको टूटने के बाद में नहीं आते। तो दांतों का जो निरंतर प्रगतिशील प्रगतिशील क्रम चलता रहता है। तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन होता है। शारीरिक गठन में होने वाले अंतर विकास से शारीरिक विकास से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, बच्चों में शारीरिक विकास सदैव समान गति से नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं कि हर बच्चे का विकास अलग अलग प्रकार से उसके खान पान पर डिपेंड करता है, उसके जो जीन्स वगैरह है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी इनमें बच्चों में हम सब में समानताएं रहती है, ये आप जानते हैं। यह कभी तेज और कभी मंद गति से होता है। बच्चे के शारीरिक विकास का उसके व्यवहार पर गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास न केवल बच्चों का दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी व्यवहार को प्रभावित करता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बच्चे के शारीरिक विकास के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक विकास को लेकर के। सामाजिक विकास में देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्मोपरांत शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास उत्तरोत्तर होता जाता है। माता पिता, भाई बहन, संगी साथी तथा सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रभाव से उनका सामाजिकरण होता है और समाज की नई नई चीज़ें वह नई नई बातों को सीखता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होता है। यह विकास स्थायी होकर के समय व परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार से सामाजिक विकास का जो अभिप्राय है वह समाज में प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों के अनुरूप बच्चों में होने वाले विकास से है। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं।
इसके बाद में अगला बिंदु आता है कि बाल विकास के स्पष्टीकरण में 3 पद का दोस्तों प्रश्न कई बार आया हुआ है कि कौन से 3 पद हैं जिनसे बाल विकास का स्पष्टीकरण आप दे पाएंगे। तो पहला है प्रगतिशील, दूसरा है क्रमबद्ध और तीसरा है सुसंबद्ध। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसके अंतर्गत देखिए आपको ध्यान रखना है कि बाल विकास की जो अवधारणा है उसमें प्रगतिशील से क्या अभिप्राय है। तो प्रगतिशील से अभिप्राय है विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उनकी दिशा अग्रोन्मुख यानी कि आगे की ओर विकास होता रहता है, निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। और क्रमबद्ध का जो तात्पर्य है वह विकास की क्रिया क्रमवार अर्थात कोई भी विशेष जो परिवर्तन होता है एक निश्चित परिवर्तन के बाद ही गठित होता है। तो लगभग उनका जो टाइम है वो फिक्स रहता है। जैसे विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकना, बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, इस तरह से जो सीखता है तो वो क्रम पहले से ही डिसाइडेड होता है और हर बच्चे में वही क्रम रहता है। कई बार क्रम के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पर आ सकता है कि कुछ 10 दिन पहले किसी का जो चलना शुरू हो गया, कोई 10 दिन बाद चलना शुरू हो रहा है। तो ऐसे जो परिवर्तन है वो समय में आ सकता है, बट जो उनका क्रम है कि पहले वह पेट के बल, फिर वह खिसकना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये क्रम सबका सेम रहता है, बट टाइमिंग में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। और सुसंबद्ध से क्या अर्थ है कि विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंबद्धता देखी जाती है। इस तरह से कई जो इन क्रियाएं हैं इन क्रियाओं का क्रम निश्चित होता है। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं बाल विकास की मुख्य अवस्थाओं को लेकर के। एक मनुष्य जिन अवस्थाओं से गुजरता है तो वो मुख्य जो अवस्थाएं हैं दोस्तों जरूर से आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर से आने वाला है। एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। आपके या तो बड़ा प्रश्न आ सकता है या फिर 1-2 नंबर का छोटा प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो बाल विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं उनका क्रम जरूर से ध्यान रखना है। क्रम के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर देखिए गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्रम से लिखी हुई नहीं है, आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि इनका सही क्रम क्या रहता है। और इसी के साथ में आपको इसमें जो जरूर से याद करने वाली बात है वो है कि गर्भकालीन जो अवस्था रहती है वो किस टाइम पीरियड आपको जरूर से ध्यान रखना है। शैशवावस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक रहती है, बचपन अवस्था कब रहती है, बाल्यावस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक रहती है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था, जो सभी मुख्य मुख्य जो अवस्थाएं हैं सभी का टाइम पीरियड आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक रहती है। तो ये जरूर से आपको ध्यान रखना है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ मुख्य अवस्थाओं की, कुछ मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको चाहे बाकी अवस्थाओं को आप याद करें या ना करें, बट जो अब मैं आपको अवस्थाएं बताने वाला हूँ वो जरूर से आपको याद कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक की यानी कि पैदा होने के बाद में 2 वर्ष तक के स्टार्टिंग तक की अवस्था को कहते हैं। यह तीव्र विकास की अवस्था होती है। दूसरा बिंदु है इसका कि बड़ों पर इसमें निर्भरता की अवस्था होती है। तीसरा बिंदु है गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था, जैसे बोलने की क्षमता, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाने की क्षमता, इंद्रियों द्वारा अनुभव करने की क्षमता आदि का विकास हो जाता है। अब देखिए जो बच्चा पैदा ही हुआ है स्टार्टिंग के 2 वर्ष में वह माता पिता पर अपने परिजनों पर निर्भर रहता है, कुछ भी करने की अवस्था उसकी नहीं रहती है। 2 वर्ष के बाद में वह थोड़ा थोड़ा अपने काम जो है वो सुचारू रूप से करने लग जाता है। चौथा बिंदु क्या है कि इस अवस्था में स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को पहचानने भी लग जाता है, उसकी क्षमता भी डेवलप होने लगती है। परिचित माहौल में आत्मविश्वास से वह घूमना आदि आ जाता है। तो बच्चा जो है अपने परिजनों को जानना पहचानने लग जाता है 2 वर्ष का होते होते। और अगला बिंदु 5वां बिंदु है कि 2 वर्ष की आयु में सभी मुख्य जो संवेग है जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा आदि तो उत्पन्न हो जाते हैं, बट उन पर बच्चे का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। इसके 2 वर्ग हैं, पूर्व बाल्यावस्था और पश्च बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 5 वर्ष है। और ये जो डाटा है दोस्तों कंप्लीट वो आपकी जो बुक है, आपकी जो सीरीज है उनके अकॉर्डिंग है। मेरा पर्सनली यहाँ पर कुछ भी मैंने फेरबदल इसमें नहीं किया है। अगर डाटा आपकी मान लो कोई और सीरीज है आपने देखी, ये जो सारा डाटा है मैंने राजहंस सीरीज से उनसे देख करके कराया है। और अगर आपके पास और कोई सीरीज है उसमें डाटा अलग है तब भी आपके देखिए ज़्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राजहंस सीरीज से ही पूछे जाते हैं। तो उनका डाटा आपको सही मानना है। और कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी डाउट रहता है आपका, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको इस असमंजस में नहीं रहना है कि यार अलग डाटा मेरे में दिया हुआ है
इस वीडियो में आप अलग बता रहे हो, तो वो आपको डाउट नहीं रखना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेना, उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, पूर्व बाल्यावस्था का पहला बिंदु ध्यान रखना है कि इसे शाला पूर्व समय भी कहा जाता है, यानी कि विद्यालय जाने से पहले वाली अवस्था। और दूसरा बिंदु है कि विभिन्न प्रकार के गामक जो कौशल विकास है, ये भी दोस्तों आपके चौथे यूनिट में जरूर से टॉपिक आने वाला है, तो ये हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे गिलास में पानी डालना, पेंसिल से चित्र बनाना आदि इसमें आता है। तीसरा बिंदु है अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, जबकि वे अकेले इन कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, जिम्मेदार बनना चाह रहे होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु आता है कि चौथा बिंदु, भाषा विकास तीव्र गति से होता है, खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। और अब हम बात करते हैं पश्च बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 की अवस्था रहती है। इसे विद्यालय जाने की अवस्था कहते हैं। दूसरा बिंदु है जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना अच्छा लगता है। तीसरा बिंदु है सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आ जाती है। चौथा बिंदु है इस अवस्था में बच्चे हम उम्र के लड़के लड़कों के साथ में और लड़कियां लड़कियों के साथ में समूहों में खेलना पसंद करते हैं। पांचवा बिंदु है बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व के साथ साथ अवज्ञा व आक्रामकता का विकास भी हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है कि किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष की अवस्था होती है। इसी बीच आपको टीन एज के बारे में भी ध्यान रखना है, जो कि 13 से 19 वर्ष की आयु को कहा जाता है। टीन एज के बारे में भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, दूसरा बिंदु आपको किशोरावस्था का, इसे यौवनारंभ की अवस्था भी कहते हैं। तीसरा बिंदु है बालक कल्पना द्विवा स्वप्न की स्थिति में रहते हैं। चौथा बिंदु है शारीरिक विकास तेजी से होता है, जैसे लड़कियों में वक्षस्थल का विकास, लड़कों में आवाज का भारी होना, तो इस तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। पांचवा बिंदु है कि अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं बालक, उस समय तक सोचने विचारने लग जाते हैं। और छठा बिंदु है समूह के प्रति निष्ठा, गर्व की भावनाएं प्रबल हो जाती है। किशोर अवस्था की ये कुछ विशेषताएं जो है मुख्य रूप से वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनमें अंतर संबंध क्या रहता है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो इसके अंतर्गत देखिए, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वह आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास आपस में सुसंबद्ध होते हैं। प्राय यह पाया जाता है कि जिन बच्चों में शारीरिक क्रियाएं जल्दी विकसित होती हैं, तो उनमें अन्य विकास जैसे सामाजिकता, नैतिकता, मानसिक विकास आदि भी शीघ्र आरंभ हो जाते हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो जिस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा, तो उसे हष्टपुष्ट बच्चे खेल में शामिल नहीं करेंगे। फलस्वरूप सामाजिकता का विकास विलंबित हो जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त उदाहरण से प्रमाणित होता है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पारस्परिक सहसंबंध होता है, अर्थात एक अवस्था के विकास से दूसरी अवस्था का विकास परस्पर जुड़ा रहता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है बालक के विकास में आनुवंशिकता का क्या प्रभाव रहता है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे बालक के विकास में परिवेश का क्या प्रभाव रहता है। पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकता के प्रभाव के बारे में। तो प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है। दूसरे शब्दों में आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देती है। इसी से बच्चे को रंग रूप, आकार, बुद्धि आदि विशेषताएं प्राप्त होती है। बच्चों में जन्म से ही कुछ क्षमताएं होती हैं जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताओं की उनके व्यक्तित्व में एवं व्यवहार में भूमिका या योगदान है। अब हम बात करते हैं परिवेश का क्या प्रभाव रहता है। तो देखिए, बालक में परिवेश, पालन पोषण के तरीके, प्रेमपूर्ण रिश्ते, आहार, परिवार, स्कूल मित्र, स्वास्थ्य की देखभाल आदि ही समस्त नए प्रकार के सीखी गई व्यवहार क्रियाओं और कौशलों के लिए उत्तरदायी होता है। भाषा, आदतें, रुचियां, परंपराएं, कौशलों एवं अन्य योग्यताओं का जो विकास है वह परिवेश से ही होता है। निष्कर्ष क्या निकला है यहाँ से कि देखा जाए तो आनुवंशिकता एवं परिवेश दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का महत्व सापेक्षित है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में वंश परंपरा एवं परिवेश दोनों का सहयोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में। तो ये वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि बालक के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश का क्या प्रभाव रहता है। तो दोनों को हमने अलग अलग यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ में दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ बिंदु आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम जो है, यानी कि आनुवंशिकता एवं परिवेश या वातावरण का संबंध जो है बीज और धरती के समान होता है। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि बीज खराब होगा और धरती अच्छी होगी, या फिर धरती खराब होगी और बीज अच्छा होगा, तो उत्तम खेती असंभव है। तो अच्छी पैदावार के लिए दोनों का उत्तम होना अनिवार्य है। तो इस तरह से वंशानुक्रम जो आनुवंशिकता है वो, और जो वातावरण जो परिवेश है वो अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा वहाँ पर रह सकेगा।
तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बालक के विकास को परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है। कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः है परिपक्वता से आज से किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने से है। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना, यदि बच्चे को लिखना सीखना आता है तो उसके लिए उसके हाथ की मांसपेशियों का परिपक्व होना भी आवश्यक है। बैठना चलना आदि क्रियाएं जो हैं परिपक्वता के फलस्वरूप ही गठित होती है। इन सब कामों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परिपक्वता का जो संबंध है वह आयु से भी है, परिपक्वता का संबंध सीखने से भी है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे की अंग कठिन कार्यों को करने के लिए तैयार होते जाते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व, व्यवहार या रुचियों में परिवर्तन परिपक्वता तथा सीखना दोनों के कारण ही होता है। दोनों साथ साथ होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। सभी व्यक्तियों में सीखने की क्षमता होती है, भले ही उनमें विभिन्नताएं हो सकती है, कुछ जल्दी सीख ले, कुछ धीरे धीरे सीखें, तो विभिन्नताएं हो सकती हैं, बट सीखने की क्षमता सभी व्यक्तियों में होती है। परिपक्वता के कारण ही बच्चे के काम करने के तरीकों व क्षमताओं में भी गुणात्मक परिवर्तन आते जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परिपक्वता एवं सीखने के द्वारा बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों तथा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास है उनका पूर्ण रूपेण विकास हो जाया करता है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। इस यूनिट में दोस्तों आपके तीसरे यूनिट में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में हमने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है, आपने याद कर लिया है। और दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इस यूनिट में थे उनको आपको मैंने बता दिया है। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्यूरीज रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और आपकी एग्ज़ाम के दौरान दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक रिवीजन क्लास के अंतर्गत डिस्कस कर लेंगे, इन सभी बिंदुओं को शॉर्ट वीडियोज़ के अंतर्गत। तो अभी के लिए आपको इनको ज़रूर से याद कर लेना है। वीडियो को आप 2-3 बार प्ले करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। काफ़ी जो कमेंट्स स्टूडेंट के आते रहते हैं कि हमें टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का भी पता नहीं होता है। तो आपको जो जो वीडियोज़ दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनको कवर करते चलना है। उनके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो आपको इनको ज़रूर से याद कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।